जय हिंद आप सभी को। आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके पहले जो है हम 18 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज जो है वॉल्यूम 1 में एक प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा 19, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा। उसके बाद शुरू से जो है ना जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है अभी तक, दो प्रैक्टिस सेट करके सारा जो है ना हम ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक आप सर करवा रहे हैं वहाँ तक आपको हम फिर वापस वहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इधर कुछ दिन से क्लास नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी। अब जो है ना रेगुलर क्लास आएगा। और कल जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्लास आया था, तो जो भी लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिए। आज जो है ना 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बीपीएससी, बीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ना ये बिल्कुल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो सर के द्वारा सुबह अगर जो भी क्लास में लगाते होंगे सुबह प्रैक्टिस सेट ही लिया जाता है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि जो सर प्रयास क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाए यूट्यूब पे। तो आप लोग बताइए कि हाँ प्रैक्टिस सेट उसका भी प्रयास क्वेश्चन वाला करवा दें डेली, जो सर करवाते हैं प्रयास क्वेश्चन वाला। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। प्रयास क्वेश्चन वाला डेली भी है, वो भी आएगा। देखिए ये टेस्ट हुआ था, 19वां टेस्ट है। ये टेस्ट हुआ था 29/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसका टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और पहले जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए, हर जगह हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपको जो है हर क्वेश्चन याद होगा ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन देखिएगा तो। और हाँ, जिसका कल क्लास आया था क्वेश्चन बैंक का, ज्ञान बिंदु का, उसका जो है बहुत लोग बोल रहे थे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको ना पीडीएफ हम डाल देंगे। कल जो है 64 पोस्ट पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम 35 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज जो है ना सारा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसका आपको सारा पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे जुड़ करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 29/7/2024 को टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट नंबर कितना है, तो 19 है। इसके बाद जो है टेस्ट नंबर 20 करेंगे, तो पहले 19 नंबर सेट कंप्लीट करते हैं। और हाँ, आप लोग को जो है ना बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था, तो बिहार दरोगा का जो है ना फुल्ली बिहार एसआई बेस्ट बैच जो होमवर्क सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उसका फ़ी कितना है, तो 149 फ़ी है। आप लोग जिनको भी ज्वाइन करना है सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन सा बुक जो है स्टार्ट होगा, सभी आपको जो है ना हम बता देंगे। पहले हम इस सारा सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी जो है ना सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सर के द्वारा डाला गया है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि संविधान, कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, बताइए। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, बताइए। क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद के तहत है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, बताइए। कौन सा आंसर होगा। एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। क्या होगा, अनुच्छेद 3 के तहत, याद रखिए, अनुच्छेद 3 के तहत है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो कौन थे, बताइए। कह रहा है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वे कौन थे। आप लोग बताइएगा। आंसर आप लोग को सोचना है कौन सा आंसर में हमको आ रहा था, कौन नहीं आ रहा था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, कृष्णकांत। कौन थे, कृष्णकांत थे, ठीक है, कृष्णकांत थे, याद रखिएगा, कृष्णकांत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उच्चतम न्यायालय, कह रहा है उच्चतम न्यायालय कि किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है, बताइए। कह रहा उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित है, बताइए। क्या होगा, तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, गोलकनाथ का मामला। क्या है, गोलकनाथ का मामला। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लोकतांत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, बताइए। क्या आवश्यक है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। शिक्षित जनता भी है, आर्थिक समानता भी है और नागरिक स्वतंत्रता भी, ये सभी जो है ना दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है धनुषाकार मतलब चापाकार डेल्टा बनाती है, बताइए। कौन सा नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है धनुषाकार चापाकार डेल्टा बनाती है। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी है। कौन सा नदी है, तो नील नदी, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में अमेरिका संघ फेडरेशन ना होकर परिसंघ बन गया, बिल्कुल क्या है तो सही है। वर्तमान में अमेरिका संघ ना होकर परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन बन गया, बिल्कुल सही है। और एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। कह रहा है कि वर्तमान में अमेरिका संघ ना होकर एक परिसंघ बन गया और एकात्मक व्यवस्था विनाशी राज्यों का क्या हो गया, अविनाशी संगठन हो गया। इसका सही जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। यहाँ पे पीडीएफ में जो आंसर है ना बी दिया हुआ है, केवल 2 सही है, लेकिन नहीं, इसमें जो आंसर होगा ना 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, हम जो आंसर बोल रहे हैं ना आप वो आंसर आप चेक कीजिएगा, अथी वो नोट कीजिएगा। और पीडीएफ में कुछ सारे जो है ना कभी कभी एरर हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी जो हम आंसर बोल रहे हैं वही आपका सही आंसर है। बहुत लोग का आप देखिएगा, बहुत से लोग गलत आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन हम जो है ना सारे को अच्छे से उसको जांच पड़ताल करके जो है ना उसको हम अच्छे से अध्ययन करके हम क्लास करवाते हैं। इन्हें कि हम पीडीएफ देखें और आपका सारा आंसर हम बक दिए, ऐसे नहीं होता है। तो जो आंसर आपको बता रहे हैं उस सर के द्वारा जो आंसर बताया गया वही आंसर है। इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1860 में किया गया था। क्या किया गया था, 1860 में किया गया था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, तो 1860 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है, कौन सा अनुच्छेद में, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में। क्या है, अनुच्छेद 330 में जो है ना केवल लोकसभा में है। और यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 333 में क्या है, तो यहाँ पे जो है विधानसभा में आरक्षण के या राज्यों में बोलेगा तो आरक्षण मतलब अनुसूचित जाति के लिए किस में है, तो अनुच्छेद 333 में है। यहाँ पे याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ इस 333 का बात करें इसमें राज्य में होगा और विधानसभा में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ना तो जो है ना यहाँ पे देखिए पहला क्या दे रहा है, कह रहा है कि वित्त आयोग में जो है ना एक वित्त आयोग एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल क्या है ये गलत है। 6 नहीं, केवल 4 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग में वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, नहीं 6 नहीं होता है, 4 होता है। यहाँ पे ये 4 होगा। और आगे बोल रहा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी क्या है गलत है। तो दोनों कथन क्या है, ना तो 1 ना तो 2 क्या है, दोनों गलत है। यहाँ पे सही उत्तर का बात किया था तो दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, बताइए। तो 10 का जो सही उत्तर होगा, 10 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद कर सकता है। कौन करेगा, तो संसद करेगा, संसद, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल का विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए। सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, 11 का जो राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला है। कौन सा शहर है, तो अम्बाला स्थित है। क्या है, अम्बाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गाँव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, बताइए। वो कह रहा है कि वह कौन सा त्यौहार है जो असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 12 का जो सही उत्तर होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, रोंगकर। क्या है, रोंगकर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, बताइए। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है किस राज्य में स्थित है।
तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में। कहाँ स्थित है? असम में, याद रखिएगा। तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। कहाँ है? असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें ना बोल रहा है कौन सम्मिलित, कौन सा भाषा को मान्यता कब मिला था। इसमें शास्त्रीय भाषा दिया हुआ है और इसमें मान्यता प्राप्त वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला जो है ना संस्कृत, संस्कृत को जो है मान्यता कब मिला था? 2005 में, बिल्कुल क्या है तो सही है। कन्नड़ को जो है कब मिला था मान्यता प्राप्त भाषा, इसको मान्यता कब मिला था? कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको मिला था 2009 में। 2009 नहीं होगा, यहाँ पे 2008 होगा, ठीक है। कन्नड़ को जो है ना 2008 में मिला था, ये क्या है तो गलत है। तो कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2008 में मिला था। अब मलयालम का बोलेगा तो मलयालम का कब मिला था? 2013 मिला था, बिल्कुल क्या है सही है। और यहाँ पे देखिए उड़िया, उड़िया का जो मिला था ना 2024 में नहीं मिला था, उड़िया को मिला था 2014 में। देखिए ये भी क्या है तो गलत है। इसका जो है आंसर ना बी और डी क्या है तो गलत है, लेकिन पीडीएफ में आंसर आपको देखिएगा तो बी सिर्फ गलत है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो हम क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं वही आपको आंसर याद करना है, और अगर आपको नोट करना है तो आप वो नोट कर सकते हैं। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाला हुआ है, 19 और 20 दोनों डाला हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन से कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दोनों आपको पीडीएफ, इसके पहले जितना भी 16 प्रैक्टिस मतलब 18 तक करवाए हैं उसका सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें जो है ना दो गलत है। संस्कृत को मिला था 2005 में, बिल्कुल सही है। कन्नड़ को मिला था 2008 में मिला था, ना कि 2009 में मिला था। मलयालम का बोलेगा 2013 मिला था, उड़िया का बोलेगा 2014 मिला था, ना कि 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि काउंट काबूर, कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पर नियुक्त किया था, बताइए। कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यहाँ पद होगा, क्या है पद होगा, पद पर नियुक्त किया था। तो 15 का जो सही उत्तर होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर जो है ना नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन है 16 पे कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, बताइए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, बताइए कौन होगा। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था, याद रखिएगा कौन था? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन है 17 पे कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बताइए। कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। क्या होगा? बुर्बो वंश होगा, याद रखिएगा बुर्बो वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों की मुद्रा जो दिया हुआ है वो कौन सा देश का जो है ना मतलब गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। इसको देखिए मिलाते हैं तो देखिए बुल्गारिया का बोलेगा तो लेब मुद्रा है, बिल्कुल क्या है तो सही है। बुल्गारिया का बोलेगा तो लेब मुद्रा है, बिल्कुल सही है। अब मोल्देवा का बोलेगा तो ल्यू मुद्रा है, बिल्कुल सही है। और अल्बानिया का मुद्रा क्या है तो लेक है, बिल्कुल सही है। इटली का मुद्रा जो है ना पीसो नहीं, इटली का मुद्रा बोलेगा तो यूरो है, क्या है? इटली का मुद्रा बोलेगा तो यूरो है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्या है डी नंबर क्या है तो गलत है। और 2002 के बाद जो है ना इसका मुद्रा यूरो कर दिया गया, लेकिन पहले जो है ना लीरा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु पर उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, बताइए क्या। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, बताइए क्या होगा। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, बताइए कौन था। कह रहा है कि भारत मतलब आर्यों का, कह रहा है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कौन था, बताइए। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास क्या था, बताइए क्या होगा। तो देखिए 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इधर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो डी होगा, पंजाब था। क्या था? पंजाब था, याद रखिएगा। तो आर्यों का जो भारत में प्रथम आवास था ना वो जो क्या था पंजाब था। इसी को ना आप कहीं कहीं आप देखिएगा तो सप्त सिंधु प्रदेश भी रहता है। क्या रहता है? सप्त सिंधु प्रदेश भी रहता है। तो दोनों में कोई भी रहे तो आप लगा सकते हो आंसर, लेकिन यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर ये कह रहा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं, बताइए। कह रहा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंग्रोव वन है। क्या है तो मैंग्रोव वन, याद रखिएगा। क्या है? मैंग्रोव वन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली, कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया
को कितने भागों में जो है ना बांटा गया है बताइए। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन भाग है, तो अम्बरा है, पेनम्बरा है, अटुम्बरा है। क्या है, अम्बरा, पेनम्बरा, अटुम्बरा भागों में बांटा गया है। तो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन रहिए 23 पे कह रहा है कि खेत में खरपतवार, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का जो है ना उपयोग करते हैं बताइए। कह रहा है कि खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करते हैं बताइए। कौन सा औजार का उपयोग करते हैं। तो 23 का जो सही उत्तर होगा, 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 23 का क्या होगा, तो ए, फावड़ा। क्या होगा, फावड़ा। याद रखिए क्या होगा, फावड़ा होगा। तो खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करते हैं। तो फावड़ा औजार का उपयोग करते हैं। किसका, तो फावड़ा औजार का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 24 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। यहाँ पे दिया हुआ कि मानव दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है और कुत्ता दिया हुआ है, मुर्गी दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। इसमें कौन सा कारण मुर्गी के बारे में है। तो 25 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। यह जो है ना अंड प्रजनक है, मतलब ओवी पेरस है। ये क्या है, बिल्कुल ये जो है ना मुर्गी के बारे में दिया हुआ है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मुर्गी के बारे में क्या है, तो बेमेल है। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहे 26 पे। बाकी इसमें जो है ना, इसमें आंतरिक निषेचन होता है, बिल्कुल सही है मुर्गी में। और यह सप्रजीवक होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहे 26 पे कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइए। अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है। तो इसका याद रखिए 26 का जो सही उत्तर होगा, 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, तो इसमें वृत्त में से कथन ए बी सी क्या है, तो बिल्कुल सही है। ए बी सी क्या है, बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम जो है ना लोकतांत्रिक देश बोलेगा यूएसए है, बिल्कुल सही है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, बिल्कुल सही है। अब भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष के रूप में लोकतंत्र की शुरुआत हुआ, बिल्कुल क्या है, तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो अधोलिखित में से कौन सा कथन सही बोल रहा था, याद रखिए तीनों कथन इसमें सही है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश बोलेगा तो यूएसए है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, बिल्कुल सही है। और भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ था, ये भी क्या है, तो कथन सही है। चलिए क्वेश्चन रहे 27 पे कह रहा है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था बताइए। शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था बताइए, क्या होगा। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सैयद ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद सैयद ने किया था। तो कह रहा है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था, तो मोहम्मद सैयद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा एक जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें आविष्कार दिया हो, आविष्कारक दिया हो, कौन सा किसका आविष्कार कौन किया था। देखिए इसको मिलाते हैं, कौन इसमें जो है ना इसमें गलत है। देखिए इसका जो है ना कह रहा है कि कताई मशीन पहला है। जो कताई मशीन का जो आविष्कार है ना, कताई मशीन का जो आविष्कार है क्रॉम्पटन किया था, बिल्कुल क्या ये गलत है। कताई मशीन का जो क्रॉम्पटन आविष्कार नहीं किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था। कौन किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था, याद रखिए एडमंड कार्टराइट ने किया था कताई मशीन का आविष्कार। और भाप इंजन का आविष्कार बोलेगा तो जेम्स वाट किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और वाटर फ्रेम का आविष्कार बोलेगा आर्कराइट ने किया था, बिल्कुल सही है। और पावरलूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बी और सी डी सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। इसमें गलत मतलब सम्मिलित पूछा था, गलत नहीं है। कौन गलत है, तो इसमें कताई मशीन का जो आविष्कार है ना क्रॉम्पटन नहीं किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि चेंचू आदिवासी आंदोलन के नायक ये नेता कौन थे बताइए। चेंचू आदिवासी आंदोलन के जो है नायक नेता कौन थे बताइए। चेंचू आदिवासी के नायक नेता कौन थे बताइए। चेंचू आदिवासी आंदोलन के नायक नेता कौन थे। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित जो है ना नहीं है बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र जो है वो रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ना, 30 का राइट आंसर क्या है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान टाइम्स जो है रॉबर्ट नाइट द्वारा नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट का मतलब पुस्तक है, समाचार पत्र है। स्टेटमेंट रॉबर्ट नाइट का समाचार पत्र है। मद्रास मेल बोलेगा तो रॉबर्ट नाइट्स का समाचार पत्र है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नहीं है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है ना सही है, इसको पढ़ते हैं कौन सा वाक्य सही है। देखिए इसमें कह रहा है ना कि श्रीमती, इसमें कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की जो है ना स्थापना की थी, ये बिल्कुल क्या है, सही है। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। और डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था, बिल्कुल क्या है, गलत है। जो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है ना महर्षि विट्ठल दास रामजी शिंदे ने किया था। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने किया था। यहाँ पे याद रखिएगा रामजी शिंदे, यहाँ पे रामजी शिंदे याद रखिएगा, ठीक है, रामजी शिंदे ने किया था। और 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची पे सुधार कर दलितों को शामिल किया था, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका राइट आंसर बोला सही नहीं है, तो बी क्या है, गलत है। याद रखिएगा कि श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। और याद रखिए डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने नहीं, यहाँ पे विट्ठल रामजी शिंदे ने किया था। और 1917 में पहली बार कांग्रेस अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलितों को शामिल किया था, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें ए और सी क्या है, सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसलें के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना खरीफ फसलें के अंतर्गत नहीं आता है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली नहीं आता, लेकिन कपास आता है, रागी आता है, जौ आता है, सब क्या है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस से मीथेन के स्रोत है, बताइए कौन सा है। अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस से मीथेन के स्रोत कौन सा है, बताइए। 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। क्या है, तो धान के खेत में भी मीथेन होता है, पालतू पशु के भी मतलब मीथेन होता है। जो पालतू पशु होता है ना, जो गाला करता है ना, उसमें भी मीथेन पाया जाता है। आर्द्र भूमि में क्या है, तो इसमें भी मीथेन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि पनडुब्बी पानी में चलती है। पनडुब्बी जो है पानी में चलती है, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि पनडुब्बी जो है ना पानी में चलती है, इसके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डीजल का। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, बताइए किस में। कह रहा है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है किस में। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में होता है। क्या होता है, निर्वात में। चलिए क्वेश्चन रहिए 36 पे कह रहा है कि सोडियम धातु का निष्कर्षण मुक्ता किस एक्स से किया जाता है, बताइए। सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुक्ता किस एक्स से किया जाता है। तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोरेक्स होगा। क्या होगा, बोरेक्स होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुक्ता, यहाँ पे याद रखिएगा ना, मुक्ता पूछा है, यहाँ पे पॉइंट नंबर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुक्ता किस एक्स से किया जाता है, तो बोरेक्स से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक जो ग्रंथ है ना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए। कह रहा है कि औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1563 में हुआ था। कब हुआ था, 1563 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था, बताइए। कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलवेल ने किया था। कौन किया था, हॉलवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सी गुरु ने, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सी गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, बताइए। कह रहा है किस सी गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने किया था। कौन किया था, गुरु अंगद ने किया था। चलिए क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो 40 का जो सही उत्तर होगा, 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास ने किया था। कौन किया था, सी आर दास ने किया था, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि बोरसद बोरसद जो है ना, बोरसद आंदोलन कहाँ चलाया गया था बताइए। बोरसद जो आंदोलन है वो कहाँ चलाया गया था? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? गुजरात में। तो बोरसद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? गुजरात में चलाया गया था। आई क्वेश्चन रही 42 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित जो है ना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे संस्था संगठन दिया हुआ है, यहाँ पे संस्थापक सदस्य दिया हुआ है। कौन सा संस्था या संगठन का संस्थापक कौन थे? देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए पहला है ना बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज मेहता थे। बिल्कुल क्या है? तो सही है, ये भी क्या है? तो सही है। और मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? तो पी आनंद चार्लू, ये भी क्या है? तो सही है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक बोलेगा तो फिरोज मेहता, और मद्रास महाजन सभा के संस्थापक बोलेगा तो पी आनंद चार्लू, और लंदन इंडिया सोसाइटी का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? इसके संस्थापक जमशेदजी भाई नहीं थे यहाँ पे। इसका संस्थापक बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी प्लस जो है ना WC बनर्जी, दोनों मिलकर किए थे। तो लंदन इंडिया सोसाइटी का जो है ना ये क्या है? तो गलत है। तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो WC बनर्जी और क्या दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन का बोलेगा तो गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी थे। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन 843 पे कह रहा है किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था बताइए। कह रहा है किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था बताइए, क्या होगा? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र राय चौधरी। कौन होगा? हेमचंद्र राय चौधरी हो गए, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 44 पे कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है बताइए, क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में मिलता है। मतलब अंगुत्तर निकाय में मिलता है, महावस्तु में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे बताइए। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे? तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूर्य का था। किसका था? सूर्य का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम। कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था बताइए, किस क्षेत्र को जीता था? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवल को जीता था। किसको जीता था? देवल को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल को जीता। किसको जीता था? देवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था बताइए, क्या किसका था? वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का। किसका होगा? विजयनगर राजाओं का होगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन, कह रहा है कौन सा तत्व जो है मर्टन विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है बताइए, क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलगाव जो है ना नहीं है लेकिन आविष्कार है। इधर आइए। तो इसमें जो है ना अलगाव नहीं है लेकिन आविष्कार है, याद रखिए। आविष्कार है और क्या है? आविष्कार है, विविधवाद है, और क्या है? रिट्रीटिज्म है। ये सब क्या है? तो ये सभी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है निम्न में से किस धर्म में औलिकता की अवधारणा जो है ना नहीं है बताइए। कह रहा है कि किस धर्म में औलिकता की अवधारणा जो है नहीं है। तो 49 का जो सही उत्तर होगा बताइए, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का नहीं है लेकिन यहूदी धर्म का है, ईसाई धर्म का है और इस्लाम धर्म का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र जो है ना कितना डिग्री उत्तर में है बताइए। कह रहा है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र जो है ना कितना डिग्री उत्तर में है। तो 50 का जो सही उत्तर होगा बताइए, क्या होगा? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट है, क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोष निधियों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोष निधियों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका बी होगा। क्या है? गोंडवाना तंत्र। क्या है? गोंडवाना तंत्र है। चलिए क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं
वो कौन सी नदी घाटी भी कहलाती, बताइए क्या कहलाता है। अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती, बताइए क्या कहलाता है। तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवात की पहाड़ियाँ कहलाता है। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है ना, मेवात की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेवात की पहाड़ियाँ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय देशों में बर्फबारी जो है ना ये प्रभावित नहीं करता, लेकिन अक्षांश को करता है, ऊंचाई को करता है, दबाव और हवाएं को करता है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है वो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो यूरोपीय देशों की बर्फबारी को नहीं करता है, लेकिन अक्षांश, ऊंचाई और दबाव हवाएं को करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो फसल है ना व्यापारिक नहीं है, बताइए कौन सा एक फसल व्यापारिक नहीं है। तो 54 का जो सही उत्तर होगा, 54 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा नहीं है, लेकिन ये जो है ना कपास है, गन्ना है, केला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए कह रहा है इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 में जो है ना बांध दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है, नदियाँ दिया हुआ। कौन सा बांध किस नदी पे है इसके बारे में बोल रहा है। देखिए मिलाते हैं। देखिए पहला है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध जो है ना ये किस नदी पे, निजाम सागर बांध बोलेगा तो मंजरा नदी पे। किस पे, मंजीरा नदी पे। तो एक का क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। निजाम सागर बांध जो है किस नदी पे, तो मंजरा नदी पे है। और सोम लिसला बांध किस नदी पे है, तो सोम लिसला बांध जो है किस नदी पे है, ये है पेन्ना नदी पे। किस पे है, तो याद रखिएगा ना कि सोमलिसला बांध जो है ना, सोमलिसला बांध जो है ये पेन्नार नदी पे, पेन्ना नदी बोल सकते हैं, नेरनार नहीं होगा, पेन्ना नदी पे याद रखिएगा। पेन्ना नदी पे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, पेन्ना नदी पे। और ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी बांध। और नाथपा झाकड़ी का बात करें तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी बांध जो है किस नदी पे, तो ये है सतलुज नदी पे। इसका है क्या होगा, सी का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सतलुज नदी पे स्थित है। लिंगम मक्की बांध जो है किस नदी पे है, तो ये है शरावती नदी पे। किस पे, शरावती नदी पे। तो इसका सही उत्तर जो है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3-1-4-2। तो याद रखिए निजाम सागर बांध बोलेगा मंजरा नदी पे है, सोमलिसला बांध बोलेगा तो पेना नदी पे है, और नाथपा झाकड़ी बांध बोलेगा तो नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे है। और लिंगम मक्की बांध बोलेगा तो ये क्या है, तो शरावती नदी पे। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन रहिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि भारतमाला परियोजना, कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, बताइए। भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो 56 का जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर क्या होगा, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, राजमार्गों से। किससे, राजमार्गों से है। तो कह रहा है कि भारतमाला परियोजना जो है ना, भारतमाला परियोजना जो है ना ये राजमार्गों से संबंधित है। किससे, राजमार्गों से है। चलिए क्वेश्चन 57 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो 57 का जो राइट आंसर होगा, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मुल्क राज आनंद जो है ना ये पुलित्जर सम्मान सम्मानित नहीं है, लेकिन गोविंद बिहारी लाल है, झुम्पा लाहिड़ी है, गीता आनंद है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो मुल्क राज आनंद नहीं है, लेकिन गोविंद बिहारी लाल है, झुम्पा लाहिड़ी है, गीता आनंद है, ये सभी हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कीपिंग द फेथ, कह रहा है कीपिंग द फेथ मेमायर्स ऑफ ए पार्लियामेंट्रियन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि कीपिंग द फेथ मेमोरियस ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। तो 58 का जो सही उत्तर होगा, 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ चटर्जी है। कौन है, सोमनाथ चटर्जी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कीपिंग द फेथ मेमोरियस ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोमनाथ चटर्जी है। कौन है, सोमनाथ चटर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित इसमें नहीं है, मतलब गलत है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना कि पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो है ये बेंगलुरु में स्थित, की विज्ञानों के केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, बिल्कुल सही है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान जो कहाँ है, देहरादून, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ है, देहरादून में, सही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ना, यहाँ पे वन प्राणी होगा, यहाँ पे वन प्राणी। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, कोलकाता नहीं, भोपाल में स्थित है। कहाँ है, भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल होगा, भोपाल में स्थित है,
यार लिखा जा। तो कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता नहीं भोपाल में सही होगा, इसलिए इसका है सी गलत है। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास एवं गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा, ये भी क्या है, तो सही है। तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बोलेगा तो बेंगलुरु सही है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ है, देहरादून सही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं भोपाल होगा। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा, ये क्या है, तो सही है। 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट जो है ना निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया है, बताइए। कह रहा है कि प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया था। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इंग्लैंड में खेला गया था। तो याद रखिए प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया था, तो इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, मतलब कब मिला जो है रेड क्रॉस को जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। देखिए 61 का जो सही उत्तर होगा, 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। वर्ष 1917 में मिला था, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है, याद रखिएगा। तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1917 में, 1944 में, 1963 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। क्या है, श्रीनगर में, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी, तो श्रीनगर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 पे कह रहा है कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में जो है ना कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। कह रहा है कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होता है, तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया है, बताइए, किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 64 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी और सी और डी दोनों होगा। क्या होगा, सी और डी दोनों होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी और डी दोनों होगा। तो पीवी नरसिम्हा राव को जो है ना अभी हाल ही में 2024 में मरणोपरांत दिया गया, इनको भी दिया गया। और राजीव गांधी को जो है मतलब इनको पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया, 1991 में दिया गया था। कब, 1991 में दिया गया था, यार 1991 में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी और डी दोनों होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, पीडीएफ मैंने इसका डी दिया है, लेकिन इसमें आंसर सी और डी दोनों को दिया गया है। तो कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया 2024 में और राजीव गांधी को दिया गया 1991 में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कैप्चा, कह रहा है ना कि कैप्चा जो है वो डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बताइए क्या है। कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है, बताइए। तो 65 का जो सही उत्तर होगा, 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, मानव इनपुट जो है ना मशीनों इनपुट को अलग करने के लिए है। तो कैप्चा क्या है, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से जो है ना संबंधित नहीं है। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क नहीं है, लेकिन जो है ना बोमेन बड्डी है, सीपीयू है, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, एक तरह से संबंधित है। लेकिन बोल रहा है कि कौन सा दिए गए समूह संबंधित नहीं है, तो हार्ड डिस्क नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला जो है ना भारतीय कौन था, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला जो भारतीय था वो कौन था। तो 67 का जो सही उत्तर होगा, 67 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कमलेश शर्मा थे। कौन थे, कमलेश शर्मा। तो कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कमलेश शर्मा थे। कौन थे, कमलेश शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य जो है ना वो क्या है, बताइए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबी हेतु बीमा है, अति गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय क्या है, सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें खेल दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, कौन सा खेल किस देश का है इसके बारे में मिलान करना है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए हॉकी जो है ना किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए।
हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का है। हॉकी किसका है, तो भारत का है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का है। किसका, अमेरिका का है। टेबल टेनिस बोले किसका है, तो चीन का है। किसका है, तो चीन का है, ठीक है। टेबल टेनिस बोलेगा तो चीन का है, और रग्बी फुटबॉल बोलेगा तो किसका है, स्कॉटलैंड का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 होगा। तो कह रहा है कि हॉकी बोलेगा तो भारत का है, बेसबॉल बोलेगा तो अमेरिका का है, टेबल टेनिस बोलेगा तो चीन का है, रग्बी फुटबॉल बोलेगा तो स्कॉटलैंड का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें सही कथन को चुनना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला कथन बोल रहा है कि हिग्स बोसोन कण की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों ने दिया था। क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो ये सही है। बिल्कुल क्या है, ये सही है, याद रखिएगा। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कि इस कण का नामकरण पीटर हिग्स के नाम पर जो है ना, इस कण का नामकरण जो है पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया, जबकि बोसोन शब्द भारतीय वैज्ञानिकों सत्येंद्रनाथ बोस से लिया गया था। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। सबको पता होगा मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो 71 का सही राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, बताइए। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का जो कोड था उसका नाम क्या था, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इधर आइए, क्या होगा, ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति, याद रखिएगा। क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, बताइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सेन थे। कौन थे, अमर सेन। इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय अर्थशास्त्री में मिला था। इकोनॉमिक्स मिला था 1998 मिला था। कब मिला था, 1998 मिला था इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर जो है ना, मतलब इसका बाइनरी क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, मतलब BES के क्या है, बताइए। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम जो है ना क्या है। तो 74 का जो सही उत्तर होगा, 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 पे कह रहा है कुष्ठ रोधी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। कुष्ठ रोधी दिवस जो है कब मनाते हैं। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, कुष्ठ रोधी दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो कुष्ठ रोधी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है, बताइए। कह रहा है टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। तो 76 का सही उत्तर होगा क्या, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। क्या है, तो चीन होगा। क्या है, चीन। नेक्स्ट है कार्बन है। कार्बन क्या है, बताइए। कार्बन जो है ना क्या है, बताइए। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक परमाणुक है। क्या है, एक परमाणुक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी, बताइए। कह रहा है ना कि सर्वप्रथम जो है ना, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी, बताइए। क्या, किसका हुआ था। देखिए पहले इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था ना, इसका हुआ था 1906 में हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा 1906 में हुआ था। और प्रोटॉन का खोज बोलेगा तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में इसका खोज हुआ था, 1911 में, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन का खोज बोलेगा तो कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुआ था। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन का 1906 में हुआ था, प्रोटॉन का 1911 में हुआ था, न्यूट्रॉन का 1932 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन 79 पे कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ना 1897 होगा। ठीक है, 1897 इलेक्ट्रॉन खोज होगा। ठीक है, 1897 होगा। और इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका 1800 कितना होगा, 1897, याद रखिएगा। 1897 याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि चलिए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है कि चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है। यह तत्व किन्हीं में से कौन है, बताइए। कह रहा है कि चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है। यह तत्व निम्न में से कौन सा है। तो 79 का जो सही उत्तर होगा, 79 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो Cu कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। नेक्स्ट कह रहा है कि फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन क्या कहलाता है।
तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है बर्फ़ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करना। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पे बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पे बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, बताइए। चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है किससे स्वतंत्र होता है। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब। क्या होगा, दाब होगा। चलिए क्वेश्चन बताइए 83 पे कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, बताइए कि क्या होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का जो मान होता है क्या होता है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, बताइए। कह रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है कह रहा है किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। क्या होगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है, बताइए किसमें होता है। मानव जो है ना, मानव शरीर में जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, किसमें होता है। तो नीचे देखिए कूट का सब प्रयोग सही उत्तर को चुनिए। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये इसमें जो जल का अवशोषण होता है ना, वृक्कीय नलिका में होता है, बिल्कुल सही है। यकृत कोशिका में होता है, बिल्कुल गलत है। अवृदांत बड़ी आंत में होता है, बिल्कुल सही है। और अग्नाशय वाहिनी में होता है, क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। क्या होगा, 1 और 3 होगा, इसका याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का तनाव मुड़ना क्या कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह तना का मुड़ना क्या कहलाता है। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बताइए। कह रहा है कायिक जनन होता है, किसमें होता है, बताइए। कायिक जनन जो होता है किसमें होता है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पौधों में होता है। कायिक जनन किसमें होता है, तो पौधों में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक में निर्मित होते हैं, बताइए। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक में निर्मित होते हैं। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का बी होगा, संयोजी ऊतक में। क्या है, संयोजी ऊतक में। तो मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक में निर्मित होते हैं, तो संयोजी ऊतक में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कौन सा कथन सही है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए पहला कह रहा है ना कि क्रोमोसोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था, क्या है, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था, बिल्कुल सही है। और जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। अनुवांशिकी जो है ना मतलब जेनेटिक्स का शब्द WS सटन ने किया था, ये क्या है, गलत है। ठीक याद रखिएगा। यहाँ पे ना अनुवांशिकी शब्द का जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था, याद रखिए, विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 क्या है, तो सही है। तो क्रोमोसोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था, बिल्कुल सही है। और जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, ज से जीन ज से जोहानसन। अनुवांशिकी शब्द जो है ना विलियम बेटसन द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि सत्यम समिति का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। सत्यम समिति का जो संबंध है वो किससे है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र नीति से है। किससे है, वस्त्र नीति से है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिस डी मॉरिस ने किया। कौन किया, मॉरिस डी मॉरिस ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। कह रहा है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी योजना में लिया गया था। किसमें, दूसरी योजना में लिया गया था। नेक्स्ट है वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहेंगे, बताइए। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहेंगे।
तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणिक मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमाणिक मुद्रा कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है कि आर्यन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट है 97 कह रहा है कि वित्त वर्ष 1973-74 में पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है, बताइए। कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे जाता है लिखा जाएगा, यहाँ पे जाता है। तो कह रहा है कि किस वर्ष 1973 को पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बजट। क्या कहते हैं? ब्लैक बजट कहते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनकधारी प्रसाद। इसका जो PDF आंसर है ना सी दिया हुआ, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जनकधारी प्रसाद होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी थे। कौन थे उपयुक्त सभी? देवीलाल शाह भी थे, केदार शाह भी थे, रामदयाल शाह भी थे। तो कह रहा है कि मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? देवीलाल शाह थे, केदारनाथ शाह थे, रामदयाल शाह थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, वो कौन सा जिला है, बताइए। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, वो कौन सा जिला है? तो वो जिला जो है ना वो पश्चिमी चंपारण है। क्या है? तो पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। ये तो सेट नंबर था 19, सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। एक और सेट बच रहा है, सेट नंबर 20 बच रहा है वॉल्यूम 1 का। उसके बाद जो वॉल्यूम 2 में जो स्टार्ट किया ना, जो अगस्त माह का, उसको मैं सर कितना पता नहीं, याद नहीं है कितना प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसको जो है ना 2-2 प्रैक्टिस सेट करवा के आपको जो है ना जहाँ तक सर करवा रहे हैं वहाँ तक आपको ला देंगे। तो 2-2 प्रैक्टिस सेट इसका करवा करके ख़त्म करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 20 देखेंगे। और जिनको भी पेड बैच जुड़ना है ना उसको उनको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, तो बताते हैं कौन कौन सा बुक चलेगा और कितना फ़ी लग रहा है, आपको हम सारा डिटेल बता देते हैं। तो देख लीजिए ना, ये सारा बुक आपको जो दिख रहा है ना, ये सारा बुक चलेगा। देखिए बिहार दरोगा न्यू भर्ती टारगेट होमवर्क सीरीज है, जो आपको घटना तक जितना बुक दिख रहा है, तो पहले जो है होमवर्क मिलेगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, फिर साइंस से मिलेगा। उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, फिर पॉलिटी स्टार्ट होगा, फिर इन्वायरमेंट स्टार्ट होगा। तो पहले ये 3 बुक का स्टार्ट होगा। जिनको भी जुड़ना है देख लीजिए, सारा बुक दिख रहा है। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक भी करवाया जाएगा। और कल क्लास भी आया था ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का भी, आप फर्स्ट क्लास आया था, आप लोग देखे होंगे। बाकी लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सार संग्रह 7500, और जो है ये रेलवे जो है ना ब्रह्मास्त्र का जो समान अध्ययन है स्पीडी का, ये भी होगा। तो सभी लोग जिनको भी जुड़ना है आप लोग जुड़ जाइए। इसका एडमिशन फीस जो है ना 149 रुपये लग रहा है। ये बैच जो है ना 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अभी ऑफर में है, 149 लग रहा है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाइए। बाकी सब जो है ना आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ना सारा कुछ डाला हुआ है डिटेल की, क्या क्या मिलेगा बैच में, कैसे कैसे करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा, उस पर लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है ना, सारा लिखा हुआ सभी आपको ग्रुप में दिया जाएगा, जो भी लोग जुड़ेंगे। और देखिए जो रात में जो है ना आज से आपको बिहार दरोगा लाइव डिस्कशन जो है बिहार दरोगा का प्रतिदिन 9 बजे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस यूट्यूब पे जो है लाइव किया जाएगा। जब ये बैच स्टार्ट होगा ना, तो जब से ये रेगुलर बेसिस पे लाइव आपको यूट्यूब पे करवाया जाएगा। तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए। करंट में कुमार गौरव सर जो डेली पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करवाएंगे। और बाकी घटना तक बुक का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस प्रतिदिन 10-10 पेज का जो होमवर्क मिलेगा उसी का डिस्कशन आपको हम यूट्यूब पे करवाएंगे। बाकी आपको जिनको जुड़ना है जुड़ेंगे लाइव में, जिनको सेल्फ में पढ़ करके उनको हो जाए कन्वर्ट तो आप कर सकते हैं। जैसे आप लोग को जुड़ना है आप करिए। और बाकी बिहार दरोगा का टेस्ट जो है ना, या आप टेस्ट ग्रुप में डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, उसमें डेली फ्री ही जो है ना, इसमें 4 टेस्ट हुआ है, आज 5वां टेस्ट होगा। तो आप जो है ना सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये इसका बिल्कुल जो है ना आपको फ्री हो रहा है इसमें। बाकी पेड बैच में इसका बोर्ड दे दिया जा रहा है। जिनको अगर टाइम नहीं मिल पाता वो आप मतलब बाद में भी लगा सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक PDF ग्रुप होगा, एक टेस्ट ग्रुप होगा, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप होगा। सभी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेड बैच 149 रुपये फी लग रहा है। जिनको ज्वाइन करना है कर लीजिए, जिनको नहीं ज्वाइन करना है तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे कीजिए। जितना भी बुक आपको सारा दिख रहा है ना, बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमको मैसेज पर्सनल जो भी आपको क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।